गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल एमपीपीएससी पॉइंट। इस चैनल में हम आपको एमपीपीएससी के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और हमारी इस सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 3 को, जिसमें हम कवर करेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स एंड साइकोथेरेपी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक मेंटल डिसऑर्डर एंड साइकोथेरेपी। तो इसमें भी हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं डिप्रेशन को। तो हम में से शायद ही कोई इंसान ऐसा हो लकीली जिसे पता ना हो कि डिप्रेशन क्या होता है। और हम में से कईयों ने तो डिप्रेशन को फील किया होगा कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे। एंड हु नोस, अभी जो ये वीडियोस देख रहे हैं आप अभी इसी पॉइंट पे ही डिप्रेस्ड हो। तो हम पहले समझेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। तो डिप्रेशन का मतलब होता है एक तरह की सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। ये एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स और आपका बिहेवियर नेगेटिवली इफेक्ट होता है। तो एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो डिसाइड करता है कि आप कैसा फील करेंगे, आप क्या सोचेंगे और आप कैसे बिहेव करेंगे, और ये सारी चीज़ें वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में कई तरह की इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जो डेली रूटीन जॉब है उसे परफॉर्म करने की एबिलिटी हो जाती है आपकी, आप उसे खो देते हैं। तो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की एबिलिटी अगर आपकी कम हो गई है, आप बुरा फील करने लगे हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं, या फिर आपको क्या बिहेवियर चिड़चिड़ा हो गया है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। ओके। अब ये टॉपिक बहुत इजी है, ये आप सबको पता होता है, बट हम इसे लिख नहीं पाते, हम इसे अरेंज नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हम यहीं पर ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने देखा कि डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है जो नेगेटिवली अफेक्ट करता है हाउ यू फील, हाउ यू थिंक और हाउ यू बिहेव। आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा बिहेव करते हैं, उसे नेगेटिवली इफेक्ट कर दे, ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं डिप्रेशन। इसके बाद फिर हम देखेंगे इससे प्रॉब्लम क्या होती है। तो इससे आपकी लाइफ में कई सारी इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स कैसी? ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ को या आपकी डेली लाइफ को परफॉर्म, डेली जॉब्स को परफॉर्म करने की एबिलिटी कम कर देती है। तो जिसकी वजह से आपकी एबिलिटी कम हो जाती है कि आप अपनी रूटीन जॉब भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब अगर इसे हम और समझें तो डिप्रेशन में आप कैसा फील करते हैं। तो डिप्रेशन में आपको फील होता है एक्सेसिव सैडनेस। एक्सेसिव नहीं, आप ये कह सकते हो कि परसिस्टेंट सैडनेस। मतलब सैडनेस बहुत लंबे टाइम तक आपको अगर रहे तो आप उसे कहते हैं डिप्रेशन। तो एक परसिस्टेंट सैडनेस, एक होपलेस की फीलिंग, जब आपको किसी बात की उम्मीद नहीं होती है, जब आपको कोई होप सी खत्म हो जाए, और जब आप डिसइंटरेस्टेड फील करते हो। डिसइंटरेस्टेड मतलब पहले जिस काम को करने में आपको बहुत इंटरेस्टेड फील होता था, अब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से आपको एक परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस रहती है। मतलब बहुत लंबे टाइम तक आप सैड फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, और जिन काम को करने में आपको पहले बहुत मज़ा आता था, अब आपको उस काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इशारा करती हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर ये सारी फीलिंग्स आपको कुछ हफ्तों से ज़्यादा, महीनों से ज़्यादा, और अगर ये सालों तक भी रहती है, तो ये आप इसे कहते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं। ओके। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर माने तो डिप्रेशन आपकी पूरे वर्ल्ड वाइड में जितनी डिसेबिलिटीज़ है उसमें मेजर कॉज जो है वो डिप्रेशन ही है। तो डिसेबिलिटी क्या होती है? तो जब किसी की अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, जब वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, हाथ नहीं है, तो इसको आप कहते हैं डिसेबिलिटी। क्योंकि वो अब उसकी एबिलिटी अब नहीं है अपनी रूटीन जॉब को परफॉर्म करने की। तो इन सारे डिसेबिलिटीज़ में जो सबसे मेन रीज़न है डिसेबिलिटी का, जिसकी वजह से इंसान की एबिलिटी चली जाती है अपनी रूटीन जॉब को परफॉर्म करने की, उन सारे रीजंस में जो मेन रीज़न है वो है डिप्रेशन। ठीक है। अगर हम डेटा देखें तो 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे ग्लोबली 280 मिलियन पीपल थे जो कि डिप्रेस्ड थे। अब 280 मिलियन मतलब होता है, 280 मिलियन मतलब होता है 28 करोड़ पीपल थे जो कि पूरे साल, मतलब पूरे इस 2023 में 28 करोड़ पीपल थे जो कि डिप्रेस्ड थे। और इस 28 करोड़ में से 5 करोड़ लोग तो हमारे इंडिया के ही हैं। तो 28 करोड़ लोग हैं टोटल पूरे वर्ल्ड में,
जो डिप्रेशन फील करते हैं, और इसमें से 5 करोड़ लोग जो है वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, तो सिम्पटम्स में हमने अभी देखा 3 सिम्पटम्स तो अभी हमने देखे कि आप कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली आप सैडनेस फील करेंगे, होपलेस का फीलिंग आएगा और आप डिसइंटरेस्टेड हो जाएँगे उन काम को परफॉर्म करने के लिए जो आप पहले बहुत ही शौक से या मज़े से करते थे। पर फिर भी अगर हम सिम्पटम्स को कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड करें, तो आपकी पहली कैटेगरी आती है इमोशनल सिम्पटम्स की। अब इमोशनल सिम्पटम्स में आपकी एक तो वही 3 सिम्पटम्स आएँगे, जैसे कि परसिस्टेंट सैडनेस आना, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाना, पहले जो आप बहुत शौक से परफॉर्म करते थे काम, उसको परफॉर्म करने में अगर आप डिसइंटरेस्टेड हो जाते हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीडोनिया। तो एनीडोनिया वो कंडीशन है जब आप किसी भी काम को परफॉर्म करने में डिसइंटरेस्टेड हो जाते हो। जैसे अगर आपने कभी भी डिप्रेशन फील किया है, तो अगर आप याद करेंगे, तो कुछ ऐसी हॉबीज होती थी जो हमें बहुत पसंद थी, जैसे कोई हमारा फेवरेट ड्रामा हो सकता है, या फैमिली के साथ मिलना हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना हो सकता है। इसमें भी बहुत मजा आता था, पर अब अभी उतना शौक नहीं रह जाता वो सब चीजें करने का। तो दैट कंडीशन इज नोन एज एनहीडोनिया। इसके अलावा अगर आपको होपलेसनेस फील हो रही है या हेल्पलेसनेस फील हो रही है, आपको कुछ उम्मीदें नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा, आपको बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपको एक्सेसिव किसी बात का गिल्ट रह जाए और सेल्फ क्रिटिसिज्म होने लगे। गिल्ट मतलब आप कुछ अचीव करना चाहते थे पर आप कर नहीं पाए, आप कुछ बेटर करना चाहते थे पर आपसे कुछ चीज़ें गलत हो गई, तो उसका गिल्ट हो जाता है आपको, और जिसकी वजह से आप खुद को क्रिटिसाइज करने लग जाते हो कि दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, या आप किसी लायक नहीं हो, आपसे ये हो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको डिप्रेशन में डालती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है इमोशनली, जो आप, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि आप डिप्रेशन में हैं। फिर है कुछ कॉग्निटिव, मतलब दिमागी स्तर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अब आप किसी भी चीज़ में बेटर कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आपकी डिसीजन मेकिंग भी खराब हो जाती है, मतलब आप क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते, आप कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसके बाद है, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं खुद के बारे में या फिर अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तो भी आप डिप्रेस्ड फील करते हैं। इसके अलावा अगर ये एक्सट्रीम केसेस में देखी जाए, तो ये कंडीशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने आप को कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ आपके कॉग्निटिव सिम्पटम्स भी हैं, तो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंसंट्रेशन खराब हो गया है, आपको खुद के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दुनिया के लिए आते हैं, फ्यूचर के लिए आते हैं, या फिर आपको कई बार खुद को हार्म करने के थॉट्स आते हैं, तो ये सब भी इशारा कर रहे हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं। फिर है आपकी कुछ फिजिकल सिम्पटम्स, तो कई बार आप थकावट ही महसूस कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक आपको फैटीग फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है वो लो हो गई हैं, आप सिर्फ पड़े हैं एक जगह पे, तो पड़े ही हैं, आपको कुछ काम करने का मन नहीं है, थकान फील हो रही है, तो ये एक पहला रीज़न है। फिर दूसरा है, जब आपके स्लीप पैटर्न चेंज होने लग जाए, तो या तो इंसोम्निया, मतलब आपको नींद ही नहीं आ रही है, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही सो रहे हैं। ठीक है? तो आप अगर सोए हैं तो 12-1 घंटे आप सो ही रहे हैं, आपका उठने का मन ही नहीं कर रहा, या फिर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं पर रात को 3-4 बज गए हैं पर आपको नींद ही नहीं आ रही। इसके अलावा एपेटाइट चेंजेस हो गए हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, या बिल्कुल ही खाना नहीं अच्छा लग रहा, जिसकी वजह से एक्सेसिव या तो आप वेट गेन कर लेते हैं, अचानक से बहुत कम टाइम में आप बहुत मोटे हो जाते हैं, या फिर अचानक से बहुत कम टाइम में आप एक्सेसिव पतले हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जो इशारा कर रहा है कि आपकी मेंटल डिसऑर्डर कुछ हो रहा है। फिर है, अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड एक्स या फिर पेन्स होते हैं, तो कभी आपके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होना बिना किसी रीज़न के, या आपके सर की नसें बिल्कुल ऐसा होता है ना कि फट जाएगी, बहुत दर्द हो रहा है, बिना रीज़न से। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी डिप्रेशन को इशारा करती हैं। तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं, तो आपको फिज़िकली क्या-क्या देखने के लिए मिलेगा, आप थकावट फ़ील करेंगे, एनर्जी लेवल कम हो जाएगी, आपकी नींद पैटर्न या स्लीप पैटर्न में चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके खाने-पीने में चेंजेस होने शुरू हो जाएँगे, और आपको कुछ दर्द फ़ील होने लग जाएगा। अब अगर हम बात माने DSM-5 की, अब DSM क्या है, तो जैसे हमारे कंट्री में कितने क्राइम्स हो रहे हैं, ये एक ब्यूरो का डेटा बताता है, जिसे हम कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो वैसे ही आपकी डिप्रेशन के कितने केसेस हैं या क्या उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता चलती है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसका अभी 5th एडिशन आया है। तो जो लेटेस्ट एडिशन है 5th एडिशन किसका, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, उसकी अगर हम माने, तो अगर ये सारे सिम्टम्स अगर आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए, तो आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। ओके?
अगर हम देखें टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, तो कई तरह के डिप्रेशन होते हैं, जिसमें हम 5 डिप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तब होता है जब ये सारे सिम्पटम्स आपके अंदर 2 हफ्ते या 2 हफ्तों से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं, तो आप कहते हैं कि आप किसमें हो, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हो। तो अगर आप ये सैडनेस या फिर होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस या फिर डिसइंटरेस्टेड आप 2 हफ्तों से ज़्यादा तक फ़ील करते हैं, तो माना जाएगा कि आप डिप्रेस्ड हैं, और वो भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। दूसरा है आपका पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम कहते हैं डिस्थैमिया। डिस्थैमिया, तो ये डिस्थैमिया क्या है? तो जब आपको यही सारे सिम्पटम्स 2 साल या 2 साल से ज़्यादा टाइम के लिए फ़ील होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डिस्थैमिया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिप्रेशन और डिस्थैमिया में क्या फ़र्क होता है? तो डिप्रेशन का मतलब तो वही है, सैडनेस हो गया, होपलेसनेस हो गया, या फिर आपको डिसइंटरेस्टेड फ़ील हो रहा है, तो वो डिप्रेशन है। बट यही अगर आपको 2 साल से ज़्यादा हो गया है फ़ील करते हुए, तो ये फिर कंडीशन हो जाएगी डिस्थैमिया की। फिर हम आते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर को हम कहते हैं मैनिक डिप्रेशन। मैनिक डिप्रेशन में क्या होता है कि आपकी कुछ टाइम पीरियड तक तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, हाई एनर्जी लेवल फ़ील होगा, फिर कुछ टाइम के बाद आपको बिल्कुल ही लो फ़ील होगा। तो जब आपके ये पीरियड्स आते हैं मेनिया के, मतलब अल्टरनेटिव पीरियड्स में आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, फिर बहुत डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। जिसमें अगर आप डिप्रेशन का उल्टा वर्ड देखिए, तो उसे हम कहते हैं जुबिलेशन। जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब होता है बहुत ही अच्छा फ़ील करना। तो आपने कई बार फ़ील किया होगा कि आपके स्टमक में बटरफ्लाइज़ हो रहे हैं, आप बिल्कुल सातवें आसमान पर हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपके आस-पास की जो डिस्टर्बेंस भी होती है, वो भी आपको अच्छी लगने लगती है। तो आपको हर चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर दूसरा होता है डिप्रेशन। जब बहुत बेसिक चीज़ें भी आपको बुरी लगने लग जाती हैं, जब आपको बहुत ही एक्सट्रीमली लो फ़ील होता है, तो वो डिप्रेशन। तो जब आपके कुछ एपिसोड्स हैं, जब आपको बहुत जुबिलेशन फ़ील हो रहा है, फिर अगले ही पल आपको बहुत डिप्रेस्ड फ़ील हो रहा है, फिर आपको जुबिलेशन फ़ील हो रहा है, फिर डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर आपका आता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का में क्या होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद, मतलब बच्चा पैदा करने के बाद जब माँ को डिप्रेशन होने लगे, तो इसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब ये बहुत कॉमन है कि जब भी आपकी मतलब जो फीमेल्स हैं, जब वो चाइल्ड डिलीवरी करती हैं, तो उसके बाद उनकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। तो कई सारे चेंजेस में फिजिकल चेंजेस तो होते ही हैं, और उसकी वजह से कुछ मेंटल चेंजेस भी आते हैं। तो अपनी बॉडी को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी क्योंकि उनको नींद पूरी नहीं हो पाती है, रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में एक डिप्रेशन आता है, जिसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। फिर है सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपको कुछ सीज़न्स में, पर्टिकुलरली विंटर सीज़न में, आपको ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल ही डिप्रेशन में रहे थे, आप पूरे साल खुश थे, पर जैसे ही विंटर्स आने लगे स्पेशली, तो आपको डिप्रेशन फ़ील होने लगा, तो उसे हम कहते हैं सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा विंटर्स में ही होगा, ये यूजुअली विंटर्स में लोगों को ज़्यादा होता है, बट हो सकता है कि आपको समर्स में हो रहा हो, रेनी सीज़न में हो रहा हो। तो अगर किसी पर्टिकुलर सीज़न के आते ही आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो दैट इज़ नोन एज़ सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मान लो किसी पिछले साल अगर मानसून में मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, या मानसून में कोई कैलेमिटी आई थी जिसमें मेरे किसी अपने की डेथ हो गई थी। तो वो हर बार जब भी मानसून आएगा, तो मुझे उस चीज़ की याद दिलाएगा। तो फिर भी हो सकता है डिप्रेशन में चले जाऊँ। तो कई बार ये किसी इंसिडेंट से रिलेटेड हो सकता है, कई बार ये बिना किसी रीज़न हो सकता है। बट किसी पर्टिकुलर सीज़न के आते ही आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो दैट इज़ नोन एज़ सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर। फिर अगर हम आगे बढ़िए, तो डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं? तो डिप्रेशन के कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें हम उनको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, जेनेटिक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल। अब जेनेटिक का मतलब होता है कि अगर आपकी फैमिली में डिप्रेशन की एक हिस्ट्री रही है, मतलब आपके जो एल्डर्स हैं अगर वो डिप्रेस्ड रहे हैं, तो देयर आर हायर चांसेस कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या उनके जो नेक्स्ट जनरेशंस होंगी, वो भी डिप्रेस्ड रहेंगी। ठीक है? इसीलिए अगर आप अभी डिप्रेस्ड हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिप्रेशन को ठीक कर लें। ओके, क्योंकि अगर आप में ये डिप्रेशन है, तो देयर आर हायर चांसेस कि आप अपनी फैमिली को जब आगे बढ़ाएंगे, तो आपके जो बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, वो भी सब डिप्रेस्ड रहेंगे। ओके। फिर है बायोलॉजिकल फैक्टर्स।
बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब आपके ब्रेन केमिकल्स में कुछ चेंजेस हो जाना, जैसे जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी 2 नर्व सेल्स के बीच में मैसेज ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, और साथ ही में ये आपके मूड को डिसाइड करता है। और दूसरा भी डोपामाइन भी है, ये तो आपने नाम सुना भी होगा। तो डोपामाइन क्या करता है? आपके मूड को चेंज करने में हेल्प करता है, तो आपके जो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, हाई एनर्जी लेवल है, लो एनर्जी लेवल है, ये डोपामाइन की वजह से होता है। तो अगर इन केमिकल्स में भी चेंज हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाते हैं आपके ब्रेन में, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन फ़ील हो सकता है। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स रहे हों, कोई एक ऐसा बहुत बड़ा ट्रॉमा रहा हो, किसने आपको बुली किया हो, या किसी कोई आपका ब्रेकअप हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो ये सारे कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से भी डिप्रेशन स्टार्ट हो सकता है। फिर है स्ट्रेस लेना, या आपने आपके थॉट प्रोसेस अगर बहुत नेगेटिव है, आप बहुत गलत सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, तो उससे भी आपका डिप्रेशन शुरू हो सकता है। फिर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल मतलब आपके आसपास की जो सोसाइटी है, अगर वो कोऑपरेट ना करे या आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन होता है। तो जैसे अगर सोशल आइसोलेशन में जी रहे हैं आप, तो सोसाइटी के हर एक मेंबर ने आपको आइसोलेट कर दिया है, या हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें आपको इंक्लूड नहीं किया जाता, तो आपको क्या फील होगा? सोशल आइसोलेशन, अकेलापन। फिर है आपकी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या आपको सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही है, या आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो आपके जीन्स की वजह से आपके एल्डर्स डिप्रेस थे, इसलिए आप भी डिप्रेस रह सकते हो। आपके खुद के ब्रेन से सेल्स में कुछ केमिकल्स का कम ज़्यादा होना। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि आपके नेगेटिव थॉट्स आना, आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होना, या फिर आपकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे सोसाइटी का सपोर्ट ना करना, तो ये सारी रीज़न है आपकी डिप्रेशन की। फिर हम बात करते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, हम इसे डायग्नोस कैसे करवाएंगे, कैसे पता चलेगा कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं। तो पहला तरीका है क्लिनिकल इंटरव्यूज। तो आप किसी एक्सपर्ट जैसे साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हैं, और फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जो आप आंसर दे रहे हो उसके बेसिस पर वो आपको बताएंगे कि आप डिप्रेस्ड हो या डिप्रेस्ड नहीं हो। फिर है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लाइक बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री और हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल। अब यहाँ पे बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री क्या होती है? तो बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री होती है जब, मतलब ये एक इन्वेंट्री होती है जिसमें आपसे 21 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 21 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप जो आंसर सिलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पर आपकी स्कोर डिसाइड होते हैं, और जिसमें जितना ज़्यादा स्कोर आएगा उतना ज़्यादा आप डिप्रेस्ड माने जाओगे। ओके, तो ये एक तरह की टेस्ट है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, जिसमें 21 एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे, आप उसमें जो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या आप डिप्रेस्ड हो या नहीं हो। फिर है हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल। इसमें डिसाइड किया जाएगा डिप्रेशन में तो आप हो, पर डिप्रेशन का कौन सा लेवल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जैसे आपको कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे सुसाइड। तो क्या सुसाइड टेंडेंसीज आपके अंदर है या है ही नहीं, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो उतनी वर्दी नहीं है, या फिर आपको ऐसे मर्ज़ी होती है कि क्या काश आप मर जाते, या फिर आपकी काश आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर पाते, या इस तरह के अगर थॉट्स आते हैं, या फिर आपके सुसाइडल आइडियाज़ आते हैं कि आप किस तरह से सुसाइड कर सकते हो, कि मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊँ क्या, मैं अपनी नस काट लूँ क्या, या ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपके माइंड में आ रही हैं, तो आपका जेस्चर वैसा दिख रहा है, तो आप 3 नंबर देंगे, और 4 में मतलब अगर आपने कभी अपनी लाइफ में कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया है, तो आप उस हिसाब से अपने 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आप अपने आप को नंबरिंग देंगे, और फिर जितना ज़्यादा नंबर आ रहा है उतना ज़्यादा आप डिप्रेस्ड माने जाएँगे। ओके, तो डिप्रेशन है, पर डिप्रेशन कितना है वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है ये हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल। तो आपके पास 2 टेस्ट हैं, एक है बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी और दूसरा है हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल। तीसरा है अगर बहुत ही सीवियर केस आ गया कि मतलब बहुत ही ज़्यादा आप डिप्रेशन में हो, तो आप फिर एमआरआई, है ना, जो ब्रेन इमेजिंग होती है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, ताकि आपके ब्रेन स्ट्रक्चर को रीड किया जा सके, और फिर ये डिसाइड किया जाए आपके अंदर डिप्रेशन जैसे सिम्पटम्स हैं या नहीं। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। हालाँकि ट्रीटमेंट में हमने पॉइंट वाइज़ आगे पूरा डिस्कस किया हुआ है, पर आप अगर शॉर्ट में देखें,
तो आप मेडिकेशन का सहारा ले सकते हैं, आप मेडिसिन के थ्रू कुछ एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ले सकते हैं। अब सेरोटोनिन हमने अभी-अभी देखा कि ये एक तरीके का जो न्यूरो कनेक्टर्स होते हैं, जो आपके नर्व्स के बीच में मैसेज ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो इससे भी आपका डिप्रेशन लेवल इम्पैक्ट होता है, तो आप अगर चाहें तो मेडिसिन के थ्रू इसका लेवल अपनी बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं। फिर अपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके, तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट को फॉलो करो, टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, तो इसका भी इम्पैक्ट आपकी डिप्रेशन लेवल्स पे दिखेगा। फिर है आपका सोशल सपोर्ट। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने लग जाए, अगर आपको एनवायरमेंटल सपोर्ट मिले, फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट आए, तो इससे भी आपका जो डिप्रेशन है वो ट्रीट हो सकता है। इसके बाद है कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज, जैसे आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह से भी आपका डिप्रेशन ट्रीट हो सकता है। अब हम इसमें एक-एक करके बात करें, तो पहला है आपकी मेडिकेशंस, जिसे हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट, आप ले सकते हैं। इसमें सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि अभी हमने देखा था कि आपकी बॉडी में सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी अमाउंट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। अब ये जो है वो एसएसआरआई, जैसे हम कहते हैं ना पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल क्या है, एक आप इसको कह सकते हैं एक कैटेगरी है जिसके अंदर कई तरह की मेडिसिन आती हैं। तो वैसे ही एसएसआरआई एक वो है जैसे कैटेगरी है जिसके अंदर आप अलग अलग कंपनी की बहुत सारी मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे फ्लुओसेक्टिन, इसके अलावा सर्ट्रेलिन, ऐसे करके आपकी कई सारी मेडिसिन हैं इसके अंदर। फिर है दूसरा सेरोटोनिन नॉरेपिनेफ्राइन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो सेरोटोनिन तो हमने अभी देखा था कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉरेपिनेफ्राइन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, बट ये मतलब जो है कि आपके ब्रेन में डायरेक्टली रिलेटेड होता है डिप्रेशन से। तो ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, ऐसा कौन सा केमिकल है जो कि डायरेक्टली ब्रेन में डिप्रेशन से रिलेटेड होता है, तो वो है नोरेपिनेफ्राइन। तो इसको भी आप ले सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में जो डिप्रेशन है वो आप उसको ट्रीट कर सकें। फिर तीसरी एक मेडिसिन है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये आप तब ले सकते हैं जब आप बिल्कुल सीवियर कंडीशन पे हो, जब आपको बहुत ही डिप्रेशन फील हो रहा है, अब आपको बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसीज आने लग गई हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके, जैसे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करने लग जाएं, तो इससे आपकी बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल जो है वो अपने आप ही बैलेंस होने लग जाएगा। फिर अगर आप कुछ हेल्दी डाइट फॉलो करें, जैसे अपने फूड में आप ओमेगा 3 और विटामिन बी को ऐड कर दें, तो फिर इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में जो ये डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हैं ये क्योर होने लग जाएंगे। फिर है प्रॉपर मेडिटेशन करना, योगा करना, इससे भी आपकी जो स्ट्रेस एंग्जायटी लेवल्स है वो कम होती हैं। तो प्रॉपर योगा, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह से भी आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। फिर है एडवांस ट्रीटमेंट। एडवांस ट्रीटमेंट में क्या आता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज। अब इस थेरेपी में क्या होता है कि इस तरह की कुछ प्रोसीजर फॉलो होता है, जहाँ पे आपके ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों को इक्विपमेंट्स वगैरह लगाकर आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को रीड किया जाता है या उसे क्योर किया जाता है, जिससे आपको रिलैक्स्ड फील हो। इसके अलावा फिर आपका आता है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इसमें ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन कुछ ऐसा होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल यूज़ की जाती है ताकि आपके ब्रेन स्ट्रक्चर को रिलैक्स किया जा सके। ये एक मैग्नेटिक फील्ड रिलीज करती है ताकि आपके ब्रेन के अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसे ठीक किया जा सके। ओके, तो डिटेल में आपको इसके नहीं जाना है कि कैसे वर्क करता है, ऑब्वियसली वो आपको समझ नहीं आएगा, बट ये आप थोड़ा बहुत इसको याद रखने के लिए ये पिक्चर्स ऐड की गई हैं ताकि आपको इसका नाम याद रह सके कि एक है आपका इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी और दूसरा है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। फिर है साइकोथेरेपी फॉर डिप्रेशन। अब साइकोथेरेपी का मतलब क्या होता है, ये एक टॉक थेरेपी है जिससे आप अपना डिप्रेशन ठीक कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने कुछ लोगों से या कुछ फ्रेंड से, कुछ ग्रुप से आप बातें करते हैं और उन बात करने में आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है और कैसे अगर वो गलत है, नेगेटिव है, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, तो ये एक नॉर्मल थेरेपी है जो कि बेस्ट थेरेपी मानी जाती है, जिसमें आपके अगर सीवियर कंडीशंस नहीं है तो आप बातें करके आप अपने इमोशन को समझ सकते हो और फिर आप उसे ठीक कर सकते हो। इसके अंदर ये जो आपने देखा साइकोथेरेपी है, ये साइकोथेरेपी 4 तरह से हो सकती हैं, जिसके हम अभी रीड करेंगे। पहला है आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी।
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कॉमनली प्राइमरी स्टेज होती है जिसमें आप सिर्फ ये फोकस करने पे कोशिश करते हैं कि आपके थॉट पैटर्न्स कैसे हैं, और अगर आपके थॉट्स पैटर्न नेगेटिव हैं, स्ट्रेसफुल हैं, तो आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप इसमें ये भी देखते हैं, आप कुछ स्किल्स सीखते हैं जिसमें अगर कल को कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो आप उससे कैसे डील करेंगे, उसकी भी टेक्निक्स आप यहाँ पे सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं। तो ये प्राइमरी स्टेज है जहाँ पे आप सबसे पहले सिर्फ ये समझ रहे होते हैं कि आप सोचते कैसा है। तो अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो कैसे आप उससे ठीक कर सकते हैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप उसे डील करेंगे। ये होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। दूसरी है इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी में अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, या मतलब आपके अपने पेरेंट्स से नहीं बनती है, आपके अपने पार्टनर से नहीं बनती है, तो ऐसे कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हेल्प करती है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है ताकि आप किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो भाई-बहन ही क्यों ना हो या फिर माँ-बाप ही क्यों ना हो, उनसे प्रॉब्लम तभी होती है जब आप कम्युनिकेट नहीं करते प्रॉपर्ली। जब आप कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, अपनी बातों को सामने रखने लग जाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो कम्युनिकेट करने की स्किल्स आपके अंदर इम्प्रूव करेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अंदर और इम्प्रूव करेगा ताकि आप अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। और ये होता है एक साइकोथेरेपी जिसमें आप इंटरपर्सनल थेरेपी ले रहे होते हैं। फिर तीसरी साइकोलॉजिकल थेरेपी है या साइकोथेरेपी है साइको साइकोडायनामिक थेरेपी। अब साइकोडायनामिक थेरेपी में क्या होता है कि आप अपने पास्ट में अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है या अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को आप दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिससे ये डिप्रेशन शुरू हुआ, और उसे एक्सप्लोर करने में जो भी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे लड़ाइयाँ हैं या कॉन्फ्लिक्ट थे जो सॉल्व नहीं हो पाई थी, जिसका आपके माइंड में एक असर हो गया था, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को दोबारा से ढूँढेंगे और उससे फिर लड़ेंगे, ऐसा नहीं। आपके माइंड में कुछ चीज़ें हो रह जाती हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए पास्ट में आपको किसी ने चीट किया, तो आपके माइंड में एक रह जाता है कि मे बी यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी इनफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में रह गई हैं। तो आप उस इवेंट को दोबारा से याद करेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करेंगे और फिर वो जो माइंड में आपकी चीज़ें रह गई हैं, आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे और आप उसका अपना जो थॉट प्रोसेस है उसे सुधारेंगे। ये आपके किसी अनकॉन्शियस इमोशंस जो कि आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है, उसे समझने की कोशिश करता है। अनकॉन्शियस इमोशन क्या है? जो आप जानते नहीं है कि ये इमोशंस हैं, बस सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो रह गए हैं। मतलब आप पर्पसली ये नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको पता है कि आप किस वजह से ऐसा फील कर रहे हैं। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रह गई है। ओके? तो उसकी वजह से ये आप उस सारी चीज़ों को ये सॉल्व करने में हेल्प करेगा। फिर है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। तो ये वही है ये जो आपने देखा था कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हमने प्राइमरी स्टेज थी, जिसमें हमने सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को स्टडी किया था। ये भी वही है, तो ये भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, बस इसमें हम कुछ माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी ऐड कर देते हैं, मतलब कुछ माइंडफुलनेस चीज़ें और ऐड कर देते हैं, जिसमें आपकी ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक्स के साथ आप कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस भी करते हैं ताकि दोबारा ये जो डिप्रेशन अभी आपने ठीक किया है, दोबारा इसके एपिसोड्स नहीं आए। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर कोई इंसान पहले डिप्रेस्ड रह चुका है, तो ये सारी थेरेपीज़ करने के बाद वो दोबारा से ठीक हो जाता है। बट जैसे ही ये थेरेपीज़ लेना बंद कर देगा, तो दोबारा से वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं हो, दोबारा आप डिप्रेशन में नहीं जाओ, उससे रोकने के लिए आप कुछ माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं, जिसमें कुछ आप प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करते हैं ताकि आपका जो माइंड प्रोसेस है या जो आपके थॉट प्रोसेस है वो लंबे टाइम तक स्टेबल रहें और पॉजिटिव रहें। दोबारा ये थेरेपीज़ खत्म होने के बाद आप डिप्रेशन में दोबारा से नहीं चले जाओ। फिर है, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं तो इसके आपकी सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट होता है? तो सबसे पहला है इकोनॉमिक बर्डन आता है। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग आपकी पूरे ग्लोबली आप हमारी इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर 1 ट्रिलियन डॉलर हर साल लॉस होता है क्योंकि लोग डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। आप अपनी रूटीन जॉब को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी वजह से ग्लोबली 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है। इंडिया में आप पर्टिकुलरली देखें तो इस प्रॉब्लम की वजह से वर्क प्लेस में एब्सेंटिज़्म बढ़ता है। एब्सेंटिज़्म मतलब लोग काम पे नहीं जाते, लगातार बहुत सारी छुट्टियाँ करते हैं। तो इवन स्टूडेंट्स भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, कोचिंग्स नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मार रहे हैं, या फिर आपके इवन जो वर्क प्लेस पर भी आप नहीं जा रहे हो, या फिर इसकी वजह से आपको जॉब लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो जब आप कंसिस्टेंट बने रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, अपने काम
ठीक से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर है दूसरा जो सोसाइटी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है सोशल स्टिग्मा। अब मेंटल इश्यूज़ को ऑफ़न हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इसके बावजूद कि हम में से कइयों ने ये डिप्रेशन फ़ील किया है, पर फिर भी हमने कभी डायग्नोसिस नहीं करवाया, हमने कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया। जबकि अगर हमें 1 हफ़्ता भी अगर बुखार होता है, जुकाम ज़ुकाम होता है या फिर पेन होता है हमारी बॉडी में, तो हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। बट इतने सालों तक अगर हम डिप्रेशन में भी रहे, तो हमें ये थॉट भी नहीं आता कि हमें इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके? तो ये क्या होती है, एक सोशल स्टिग्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से लोग आपको जज ना कर ले, इससे डरते हैं आप और इसकी वजह से आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते। फिर तीसरी प्रॉब्लम है इंक्रीज़ इन द सुसाइड रेट्स। हमारी कंट्री में बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं, मतलब हमारी ग्लोबली अगर हम देखें, तो पूरे हर एक कंट्री के कंपैरिज़न में हमारे यहाँ पे ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं। और अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की मानें, तो 2022 में ही 1.5 लाख से ज़्यादा सुसाइड जो हमारे इंडिया में हुए थे, उसका रीज़न था डिप्रेशन या फिर एक में कोई किसी भी तरह का मेंटल डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में आया था और इसका मकसद ये था कि आप जो बेसिक मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको आप ऐड कर दें जनरल हेल्थ केयर में। तो जनरल हेल्थ केयर मतलब जब हम बीमारियों की लिस्ट निकालते हैं कि मलेरिया है, टाइफाइड है और उसके लिए ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, तो उस लिस्ट में कुछ मेंटल डिसीज़ेज़ को भी आप ऐड करो, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ फिज़िकल डिसीज़ेज़ से नहीं है, मेंटल से भी है। तो जनरल हेल्थ केयर में आपकी ये मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी मिलनी चाहिए। दूसरा है आपका ये, अच्छा ये पॉइंट शायद गलत हो गया है। ये सेकंड पॉइंट आपका ये नहीं है, ये है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में। तो 2017 में हमने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लाया था, जिससे हमने सुसाइडल अटेम्प्ट्स को डीक्रिमिनलाइज़ कर दिया था। अब पहले क्या होता था कि अगर आपने सुसाइड करने की कोशिश की है और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, आप बच गए, तो आपको फिर अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि आपने खुद की जान लेने की कोशिश की है, उसमें आपको कुछ पनिशमेंट दी जाती थी, मतलब कोर्ट आपको पनिश करता था। लेकिन अब इसको डीक्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है। और क्योंकि अब ये समझा जा रहा है कि आपने अगर सुसाइड की है तो अपनी मर्ज़ी से नहीं की है। आपने पक्का किसी न किसी आप डिप्रेशन में हो, आपको बुरा फ़ील हो रहा है किसी चीज़ के लिए, तो आप डिसीज़्ड हो बेसिकली। तो आपको उसके लिए मेंटल हेल्थ केयर मिलना चाहिए, ना कि पनिशमेंट। तो आपको प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाती है ना, और उसे सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है। तीसरा है किरण हेल्पलाइन। किरण हेल्पलाइन में एक टोल फ्री नंबर है 1800 599 0019। ओके, 1800 599 0019। अगेन 1800 599 0019। ये एक नंबर है जो आपको याद होना ही चाहिए, सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं बल्कि आपको वैसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि आपको 24/7 मेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आपको कोई भी डिप्रेशन हो रहा है या किसी भी तरीके का, आगे हम और भी मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, उसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप यहाँ पे इसमें कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। फिर है मनोदर्पण इनिशिएटिव, ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए लाया गया था। तो कोरोना के टाइम पर जब आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया, तो उसमें आपको बच्चों के लिए स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम लाया गया था, जिसका नाम था मनोदर्पण इनिशिएटिव। चौथा इनिशिएटिव है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो 2022 में लाया गया है। तो ये अभी बजट आया था 2022-23 वाला, तो उसमें आपका ये नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाया गया था, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, जिनको भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी फेस हो रही है। फिर हम कुछ केस स्टडीज एग्जांपल्स देखते हैं कि अभी दीपिका पादुकोण मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो आया था, मतलब प्रोग्राम नहीं था, बट इसमें क्या हुआ था कि दीपिका पादुकोण ने ओपनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात की थी कि कैसे उनको डिप्रेशन हुआ था या उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है अपनी मेंटल डिसऑर्डर या फिर अपने डिप्रेशन से। अब इससे होता क्या है कि ये ऐसा कोई अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस या फिर कोई भी सेलिब्रिटी ओपनली इसके बारे में बात करती है, तो सोशल स्टिग्मा कम होता है। तो सोशल स्टिग्मा कम कैसे होगा कि जब हम ऐसा सुनते हैं कि इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो हमें हो रही है, तो हमें लगता है कि हम अलग नहीं हैं। या हमें ऐसा फ़ील होता है कि ओ मतलब हम अकेले नहीं हैं, और भी कोई लोग हैं जो इसे फेस कर रहे हैं, तो हम भी इसके बारे में ओपनली बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे मी टू मूवमेंट आया, तो कई सारे लोगों के साथ हो सकता है गलत हुआ हो, पर किसी एक ने ये मी टू मूवमेंट या कैंपेन स्टार्ट किया, तो बाकी सब लोगों ने भी उसे बोलना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है, जब कोई सेलिब्रिटी ओपनली किसके बारे में बात कर रहा है, तो उसका सोशल स्टिग्मा खत्म हो जाता है या कम हो जाता है।
फिर है जापान के मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव, लोनलीनेस इनिशिएटिव लाना, जिसकी वजह से जो भी आपके सुसाइड की प्रॉब्लम्स है या मेंटल इश्यूज है उसे सॉल्व किया जा सके। तीसरा फिर ये पॉइंट है आपका कोविड-19 और डिप्रेशन। तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब से ये पेंडेमिक आया है, कोविड-19 आया है, तब से लेकर पूरी ग्लोबली आपके डिप्रेशन के केसेस में 25% इंक्रीज़ हो गया है। तो आपके जो डिप्रेशन के केसेस हैं उसमें 25% इंक्रीज़ आया है जब से पेंडेमिक हमने फेस किया है। तो दैट्स इट। अब हम इसे कंक्लूड करें तो डिप्रेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है लेकिन ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। आप इसे आसानी से ट्रीट कर सकते हैं अगर आप इसे अर्ली डायग्नोस कर लें, आपको पता चल जाए कि आप डिप्रेस्ड हैं। इसके अलावा आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और सोसाइटी अगर आपको सपोर्ट करे, सोशल सपोर्ट आपको मिले, आपकी फैमिली सपोर्ट करे, तो इससे आसानी से आप इस डिप्रेशन को ठीक कर सकते हो। ओके? अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपके अंदर अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन क्या होता है और आप डिप्रेस्ड हो या नहीं। मैक्सिमम केसेस में जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो डिप्रेस्ड हैं। तो अगर आपके अंदर अवेयरनेस है और डिस्टिग्मेटाइजेशन हो जाए, डिस्टिग्मेटाइजेशन का मतलब क्या है? अभी आपकी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है। तो अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार मुझे फ़ीवर हो गया था, मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो वो मुझे जज नहीं करेंगे। बट अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे डिप्रेशन हो गया था और मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी, तो अब वो लोग मुझे जज करने लग जाएँगे कि ओह! मतलब मैं शायद पागल हूँ या मेरे मेंटल कुछ प्रॉब्लम है। इसके बावजूद कि हम सब लोग कभी न कभी डिप्रेशन फ़ील करते हैं, फिर भी अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई थेरेपीज़ ले रहा है या साइकियाट्रिस्ट के पास गया है, तो हम उसे जज करते हैं। इवन हम खुद जज करते हैं, जबकि हम खुद डिप्रेस्ड हैं। हम खुद रात भर जागते हैं, सो नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, परेशान हैं, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं, पर फिर भी हम लोगों को जज करते हैं। तो ये क्या है, ये एक स्टिग्मा है जो सोसाइटी के साथ जुड़ गया है। तो अगर वो स्टिग्मा हट जाए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह जो के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो उससे भी क्या होगा कि हमारे इंडिया को हेल्प होगी कि वो अपने डिप्रेशन के बर्डन को कम कर पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को ट्रीट कर पाए। तो इन द ईयर्स टू कम अगर ये हो जाता है कि लोग नॉर्मलाइज़ कर दें इस चीज़ को, और जैसे हम बुखार होने पे डॉक्टर की सलाह लेते हैं, वैसे ही मेंटल इश्यूज़ होने पे साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेने लग जाएँ, तो हमारे कंट्री में जो ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो दैट्स इट। इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक की वीडियो को रखते हैं। अगर आपको इसमें कोई इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम्स है या कोई सजेशंस है कैसे हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।